हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सबको का प्रिपरेशन फॉर नवंबर 2024 और फरवरी 2025 या जो भी 25 के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, सबको का प्रिपरेशन सॉलिड चल रहा है। खासकर जो नवंबर जिनका आने वाला है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, उनका प्रिपरेशन काफ़ी सॉलिड चल रहा है। एंड आई होप मैक्सिमम आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सर क्या अभी तो पढ़ाई चल रहा है, तो प्लीज़ टारगेट करिए 1 मंथ पहले आपका सारा टॉपिक्स जो है सेल्फ स्टडी हो या कहीं से आप क्लासेस ले रहे हैं वो पूरा कंप्लीट हो जाए, सो दैट यू हैव 1 मंथ लेफ्ट फॉर योर रिवीजन पर्पस। 1 महीना चाहिए होता है ऑन एन एवरेज, मैं बोल रहा हूँ। सम स्टूडेंट्स टेक अराउंड 15-20 डेज, ऑल्सो सम टेक अराउंड 30-35 डेज। तो मेरे को लगता है 1 महीना पहले जो आपका क्लासेस है या सेल्फ स्टडी है, एटलीस्ट एक बार तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। बट इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप एग्जाम के पहले कम से कम 2 या 3 बार पूरा का पूरा सिलेबस देख के जाओ। whether it is notes or questions practice, everything should be covered at least 2 बार तो करना ही चाहिए। 3 बार करो तो काफी बढ़िया होने वाला है। परफेक्ट। तो ये जो अपना रिवीजन कम क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर चल रहा है, दिस विल बी योर 13th क्लास। उसके पहले 12th क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ आपको। 120 क्वेश्चन अपने कर लिए अलग अलग टॉपिक्स का। इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, और आने वाले टाइम में अपने और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज अपना जो आपका सेल्फ स्टडी है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, सो दैट ये जो क्लासेस आपको मिल रही है, ये जो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ। सर कैसे? जब आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आई होप ये वाला जो क्लास है वो आप कर रहे हो, सो दैट आपका रिविजन भी हो प्लस आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो। परफेक्ट। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल बी क्लास नंबर 2 ऑफ योर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, वी हैव डन सम ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल, दोनों अपना मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस किए थे। आई होप उसको आपने रिवाइज कर लिया प्रॉपरली। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट जाके अगर आप प्रॉपर्टी बाई करते हो, लैंड बाई करते हो, बिल्डिंग बाई करते हो, उसका डिसएडवांटेज क्या है? इज अ लैक ऑफ कंट्रोल। अरे कैसे लैक ऑफ कंट्रोल कैसे होगा? अगर आप डायरेक्टली रियल स्टेट प्रॉपर्टी बाई करते हो, वहां तो आपका डायरेक्टली कंट्रोल है। आप जब चाहे प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, आप जब चाहे प्रॉपर्टी को लेट आउट कर सकते हो। यू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल। कॉमन सेंस सोचो, अगर आप आज प्रॉपर्टी बाई करते हो तो आपका कंट्रोल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट? डायरेक्ट रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, अ लैक ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल तो है। ऑप्शन नंबर बी, अनफेवरेबल टैक्स रूल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अरे जब आप प्रॉपर्टी बाई करते हो यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, प्लस आप जो लोन लोगे, लोन मतलब जनरली आप प्रॉपर्टी बाई करोगे तो लोन लोगे, लोन पे जो अपने इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर भी सर टैक्स सेविंग होगा। यहाँ पे बोल रहा अनफेवरेबल टैक्स रूल, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, द टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज द प्रॉपर्टी। हाँ, टाइम तो लगेगा प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, वेदर इट इज मेंटेनेंस, वेदर यू अपॉइंट अ स्टाफ, तो यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम इन केस ऑफ डायरेक्ट रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। सो दिस इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन या डिसएडवांटेज पूछा आपसे, प्लीज। हाँ, तो यस दिस इज अ लिमिटेशन। और एक और क्या लिमिटेशन होता है अगर कोई स्टूडेंट को याद है तो? सर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। डायरेक्ट रियल स्टेट इन्वेस्टिंग में पैसा ह्यूज लगता है, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ लिमिटेशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ लिमिटेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, in co-investing, the investors invest in alternative assets indirectly through a fund, but also has the, बुरा सर को इन्वेस्टिंग अगर कोई बच्चे को याद है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। एक था इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग और दी फंड इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप फंड के थ्रू पैसा लगा रहे हैं। एक था को इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप जीपी के साथ मिलके उस पोर्टफोलियो कंपनी में पैसा लगा रहे हो। ये समझ में आ रहा है? जहाँ पे आप अगर कुछ पैसा फंड के थ्रू लगा रहे हो और कुछ पैसा डायरेक्टली लगा रहे हो, राइट? जो कुछ पैसा आप डायरेक्टली लगा रहे हो, सर वहां पे अपने को फीस देना है क्या? नहीं, वहां पे फीस नहीं देना, उतना फीस बचेगा। बट अगर जीपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे फी देना पड़ेगा। को इन्वेस्टिंग, एंड को इन्वेस्टिंग इज अ राइट, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। जरूरी नहीं है आपको करना ही है, आपके पास राइट है, आप करो या ना करो। याद आ रहा है? और एक था डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, जहाँ पे जो एलपी है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है इनटू दी पोर्टफोलियो कंपनीज, जहाँ पे ज्यादा ड्यू डिलिजेंस वगैरह इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन देखते हैं। इनको इन्वेस्टिंग, द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एन ऑल्टरनेटिव एसेट्स इनडायरेक्टली थ्रू अ फंड। सही बात है, फंड के थ्रू भी कर सकता है और खुद भी कर सकता है, बट ऑल्सो हैज द राइट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन दी सेम एसेट्स अलोंग साइड दी फंड। फंड यहाँ पे सर फंड का मतलब क्या हो गया? जीपी।
अरे जीपी के पास जो फंड है हेज फंड, सर वहां पे अपने पैसा उसके थ्रू अपने पैसा लगा रहे हैं, याद है? हेज फंड मतलब, मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे दी प्राइवेट इक्विटी फंड। नेक्स्ट, ऑल्सो हैज द ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन दी सेम एसेट्स अलोंग साइड दी फंड। रॉन्ग, यहाँ पे वर्ड क्या रॉन्ग है? ऑब्लिगेशन। को इन्वेस्टिंग इज अ राइट, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। जरूरी नहीं है कि एज एलपी आपको करना ही है, आपका मन आप करो या ना करो। ऑप्शन नंबर सी, राइट टू इन्वेस्ट इन दी जीपीज फंड मैनेजमेंट कंपनी। बोल रहा है कि यू हैव अ राइट टू इन्वेस्ट इन दी जनरल पार्टनर का जो फंड है उसके अंदर में इन्वेस्ट करो। अरे आप उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करोगे? आप तो पोर्टफोलियो कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। ऑप्शन नंबर सी सुनना ठीक से, थोड़ा सा डायग्राम बना के याद, आपको याद दिलाने का ट्राई कर रहा हूँ। एलपी ये पैसा देगा जीपी को, एंड दिस इज द फंड। तो को इन्वेस्ट मतलब क्या हुआ सर? ये जो जीपी है, मान लो पोर्टफोलियो कंपनी वन में पैसा लगाया, एलपी जीपी के थ्रू पोर्टफोलियो कंपनी वन में पैसा लगाया, कुछ पैसा अपना डायरेक्ट भी लगाया, किसके साथ? फंड के साथ। तो कुछ पैसा इनडायरेक्टली थ्रू फंड, और कुछ पैसा सर जो फंड जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है ये डायरेक्ट कर रहा है एलपी। तो डायरेक्ट एलपी भी कर रहा है और एलपी जीपी के थ्रू भी इनडायरेक्ट कर रहा है। इसको क्यों तो बोलते हैं क्या? को इन्वेस्टिंग। इसको क्यों बोलते हैं क्या? को इन्वेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि एलपी हैज अ राइट टू इन्वेस्ट इन दी जीपी फंड मैनेजमेंट कंपनी। पूरा उसके पास राइट है सर, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? इसके अंदर में। इसमें क्यों करेगा वो तो पोर्टफोलियो कंपनी में करेगा ना। चीज को सोचो, अरे जीपी को तो वो दे रहा है पैसा मैनेज करने के लिए, एलपी थोड़ी फंड में इन्वेस्ट करेगा कि यार आपका जो भी मैनेजमेंट फी होता है, इंसेंटिव फी होता है, वो मेरा भी है। एलपी थोड़ी बोलेगा ये। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है? हैज अ राइट टू इन्वेस्ट इन दी जीपी's फंड मैनेजमेंट कंपनी। रॉन्ग। So he will invest indirectly through the GP plus also directly plus may, right है ना? Right, directly in the same assets alongside the fund. Option number A is correct. परफेक्ट। और कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होगा तो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज हो, तो होना नहीं है, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। जनरल जीपी फंड मैनेजमेंट का यहाँ पे बोल रहा है वो तो पोर्टफोलियो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का एग्जांपल कैन बी रोड्स, ब्रिजेस, टोल्स टू अ पोर्टफोलियो मोस्ट लाइकली इंक्लूड। अगर अपना पोर्टफोलियो के अंदर में इफ वी इन्वेस्ट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, द मोस्ट लाइकली बेनिफिट इंक्लूड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ओनली। अपने को सिर्फ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मिलेगा। लो कोरिलेशन विद द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एसेट्स ओनली। बोथ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एंड लो कोरिलेशन विद द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एसेट्स। क्या होने वाला है सोचो, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में पैसा लगाया है तो सर वहां से रेंटल अर्न कर सकते हैं। रेंटल अगर अर्न करेंगे तो क्या चीज से प्रोटेक्शन मिल गया? इन्फ्लेशन से, बिकॉज रेंटल में एक्सक्लेशन होगा इन्फ्लेशन से, मतलब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन देयर विल बी अ रेंटल एक्सक्लेशन, हेंस यू विल बी हेज्ड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड देयर विल बी अ लो कोरिलेशन। यस, कोरिलेशन तो कम है ओवरऑल ऑल्टाई का, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का तो कोरिलेशन कम है एज कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस लाइक दी बॉन्ड एंड इक्विटी, एक्सेप्ट जो पब्लिकली ट्रेडेड रियल स्टेट है, पब्लिकली ट्रेडेड रियल स्टेट है, रीट्स वगैरह। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वी विल गेट इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एंड लो कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और यहाँ पे ऑब्वियसली मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एसेट्स के अंदर मैं मान रहा हूँ ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस है, नॉट दी रियल स्टेट। Which of the following methods of investing in alternative investments requires the least amount of investment expertise? सबसे कम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज किसमें चाहिए होता है? को इन्वेस्टिंग में? नो, को इन्वेस्टिंग में तो चाहिए होता है ना। क्यों सर? क्योंकि अपने यहाँ पे डायरेक्टली पैसा भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक्सपर्टाइज चाहिए थोड़ा बहुत। फंड इन्वेस्टिंग, फंड इन्वेस्टिंग में डू वी नीड एक्सपर्टाइज? नो वी डोंट नीड। क्यों सर? फंड इन्वेस्टिंग मतलब क्या हो गया? ये जो एलपी है ना, वो जीपी को पैसा दे रहा है और जीपी पोर्टफोलियो कंपनीज में पैसा लगा रहा है। तो एलपी का खुद का दिमाग लग रहा है क्या टू सेलेक्ट द पोर्टफोलियो कंपनीज? नो, जीपी का लग रहा है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड इन फंड इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, सर डायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि सर एलपी जो है वो डायरेक्टली पैसा लगाएगा पोर्टफोलियो कंपनी में, जीपी को कुछ भी देने वाला नहीं है। तो सर वहां पे तो सबसे ज्यादा जो एक्सपर्टाइज है वो चाहिए, सबसे ज्यादा ड्यू डिलिजेंस चाहिए। इज इट फाइन? यहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज विल बी फंड इन्वेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स मोस्ट लाइकली हैव द हाईएस्ट रिस्क? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स याद है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड सर नया नया प्रोजेक्ट, उसमें तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ब्राउन फील्ड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, रेंटल्स वगैरह आ रहा है, हाँ सर थोड़ा बहुत कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो सकता है। इट्स लाइक कि यार जो ग्रीन फील्ड है उसके अंदर में यू बेट ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन, इन केस ऑफ ब्राउन फील्ड यू बेट ऑन मोर ऑन यील्ड, रेंटल्स पे अपने चाहते हो उस पर क्या रेंटल्स वगैरह अर्न करे। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मोस्ट लाइकली हैव द हाईएस्ट रिस्क? ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स विथ मेजॉरिटी ऑफ देयर रिटर्न फ्रॉम द करंट यील्ड। तो सर मेजर रिटर्न जो आता है वो करंट यील्ड मतलब रेंटल से आता है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स विद द मेजॉरिटी ऑफ देयर रिटर्न फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन, सर जहां पे रेंटल से आता है वहां तो रिस्क सबसे कम है, आपको एक फिक्स रेंटल आ रहा है। कैपिटल अप्रिसिएशन में तो रिस्क है क्योंकि कैपिटल हो सकता है अप्रिशिएट ना करे। तो यस, करंट यील्ड में तो सबसे कम रिस्क है, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। कैपिटल अप्रिसिएशन में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट विथ द मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन। सर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में तो ऐसे भी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क है प्लस देयर इज अ कैपिटल अप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर, मतलब अगर मेरे को ए बी सी में वो सीक्वेंस बनाना पड़े हाईएस्ट टू लोएस्ट रिस्क, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी हाईएस्ट रिस्क, सेकंड विल बी ऑप्शन नंबर बी एंड थर्ड विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे करंट यील्ड रेंटल से सबसे ज्यादा रिटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following hedge fund mechanism is most likely used to impose a temporary restriction on redemption if needed? temporary restrictions impose करने के लिए what hedge fund manager can do, क्या कर सकता है वो सर? गेट, temporary gate, yes, there will be a temporary कि सर you are not allowed for the redemption। नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ आपने पैसा इन्वेस्ट किया एंड देयर इज अ लॉकअप पीरियड कि 5 इयर्स तक आप पैसा निकाल नहीं सकते हो, और 5 इयर्स के बाद भी अगर आपको पैसा निकालना है यू हैव टू सर्व 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड। जैसे कंपनी में अगर अपने कंपनी छोड़ते हैं तो कंपनी छोड़ने के टाइम पे वी हैव टू सर्व 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड। क्यों? क्योंकि अपने प्रॉपरली हैंड ओवर दे पाए दूसरे एम्प्लॉय को, जो भी न्यू ज्वाइन है उसको अपने हैंड ओवर दे पाए, एग्जिस्टिंग कोई को दे पाए। सिमिलरली इन केस ऑफ हेज फंड ऑल्सो कि सर जब भी रिडेम्पशन प्रेशर आता है तो देयर शुड बी अ नोटिस पीरियड कि आराम से 2 मंथ्स के अंदर में जो फंड मैनेजर है वो आस्ते आस्ते करके क्या जो अंडरलाइंग है उसको सेल करे, क्योंकि एक बार में सेल करेगा तो ऑब्वियसली सर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको लॉस होगा बिकॉज इट विल बी सोल्ड एट द डिप्रेस्ड प्राइसेस। तो नोटिस पीरियड। थर्ड है लॉकअप पीरियड। लॉकअप पीरियड अपने बात कर ले कि 5 इयर्स तक यू आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ द मनी, और उसके बाद अलाउ करोगे तो 2 महीना का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। तो टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन ऑन रिडेम्पशन, उसके लिए हेज फंड मैकेनिज्म विल बी व्हाट? टेम्पररी गेट विल बी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांटेजेस टू द एलपी? एलपी के लिए पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कौन सा सबसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस है? ओके, अमेरिकन वाटरफॉल, डील बाय डील वाटरफॉल, होल ऑफ फंड वाटरफॉल। ये दो अलग अलग क्यों किए दिया है? डील बाय डील और अमेरिकन वाटरफॉल तो सेम है। बच्चे को अगर याद नहीं आ रहा है डील बाय डील और होल ऑफ फंड, मान लो पोर्टफोलियो कंपनी 1, पोर्टफोलियो कंपनी 2, पोर्टफोलियो कंपनी 3, पोर्टफोलियो कंपनी 4, ठीक है। जो गेन हो रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर में जो गेन हो रहा है, पोर्टफोलियो कंपनी 1 में 50 हो रहा है, इसमें 100 हो रहा है, इसमें 20 का लॉस हो रहा है, और इसमें 40 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो डील बाय डील में क्या होगा? जो जीपी है उसको सर इस पे गेन मिल जाए, मतलब गेन पे वो मिल जाएगा इंसेंटिव फी, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। वेयर एज होल ऑफ फंड में हर एक पोर्टफोलियो कंपनी के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, इसके टोटल के ऊपर में डिपेंड करेगा कि सर टोटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल बताओ टोटल गेन हो रहा है या लॉस? 50 का गेन, 100 का गेन 150, और 60 का लॉस 150 माइनस 60 90 का गेन। तो सर जो होल ऑफ फंड है उसमें जीपी को मिलेगा 90 पे। फॉर एग्जाम्पल इंसेंटिव फी 20% है मान लो एक बार के लिए, तो 90 का 20% कितना होगा? 18। वेयर एज यहाँ पे कितना मिलने वाला है उसको? सर 50 का 20%,
10, 100 का 20%, 20, और इस पे 0 क्योंकि लॉस किया ना, तो टोटल इंसेंटिव यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 + 20। तो आप देखो, डील बाय डील में, अगर डील बाय डील मेथड होता तो जीपी को मिलता 30 मिलियन एज अ इंसेंटिव फी, वेर एज होल ऑफ फंड में उसको कितना मिल रहा है, सिर्फ 18। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एलपी में किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, होल ऑफ फंड में, एलपी, जीपी नहीं बोला, एलपी। सर जीपी के लिए पूछता तो किसमें सबसे ज्यादा फायदा होता, डील बाय डील में। इज दैट फाइन? एलपी में, एलपी के लिए सबसे ज्यादा फायदा विल बी होल ऑफ फंड और यूरोपियन वाटरफॉल। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सेम है, डील बाय डील मेथड का दूसरा नाम है अमेरिकन वाटरफॉल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, a feature that protects hedge fund clients from paying twice for the same performance is most likely। बोला कि सर ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिससे हेज फंड जो क्लाइंट है, एलपीज वगैरह, वो 2 बार फीस पे करने से बच जाता है। ऑप्शन देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, इट्स एक्चुअली व्हाट, हाई वाटरमार्क प्रोविजन। हाई वाटरमार्क याद है सर, अगर आपने कोई फंड स्टार्ट किया है, एक हाई लेवल पहुंचा दिया, उसके बाद फिर आप लॉस किए, उसके बाद वापस से जब रिकूप किए, वो परफॉर्मेंस फीस जो हाई वाटरमार्क था उसको भी अगर ऊपर ले गया, तो सर जो एक्सेस आपने अर्न किया सिर्फ उसी पे ही मिलेगा। अ फीचर दैट प्रोटेक्ट्स हेज फंड क्लाइंट फ्रॉम पेइंग ट्वाइस फॉर द सेम परफॉर्मेंस इज मोस्ट लाइकली डिस्काउंट, हर्डल रेट, हाई वाटरमार्क। हाई वाटरमार्क प्रोविजन, कोई बच्चा को अगर याद नहीं आ रहा हाई वाटरमार्क क्या था, एक बार नंबर्स के थ्रू बता देता हूं। मान लो आपने 100 मिलियन दिया था हेज फंड मैनेजर को, दिस इज 100, वो पहुंचाया नेक्स्ट ईयर में इसको 150, तो सर ऑब्वियसली 50 मिलियन पे, एक्सेस 50 मिलियन पे आपने इंसेंटिव फी दिया होगा। नेक्स्ट ईयर 150 से वो कर दिया, मान लो लॉस कर दिया, और ये पहुंचा दिया 120, तो क्या ये 30 पे आपको जो उसको इंसेंटिव फी दोगे, बिल्कुल भी नहीं। बट वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके नेक्स्ट ईयर, और 120 को कर दिया वो 170। अब बताओ आप उसको इंसेंटिव फी कितना पे दोगे, सोच के बताना। सर 170 माइनस 120, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सर ये जो 50 मिलियन है एक्सेस, तो सर ये तो 150 तक तो ऑलरेडी उसको मिल चुका है 50 मिलियन पे, तो अपने वापस से उसको क्यों देंगे, अपने देंगे 170 माइनस 150 एक्सेस 20 पे। हाई वाटर मार्क क्या है यहाँ पे 150, क्योंकि हाईएस्ट लेवल अभी तक क्या पहुंचा है 150, उसके ऊपर जो भी होगा उस एक्सेस पे, दिस 20 पे वी विल गिव हिम व्हाट, इंसेंटिव, इस पे देंगे अपने इंसेंटिव फी। यही तो कॉन्सेप्ट है हाई वाटर मार्क का। क्लियर है? परफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट फी आर मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन AUM फॉर हेज फंड ओनली, फॉर प्राइवेट इक्विटी फंड ओनली, बोथ हेज फंड एंड प्राइवेट इक्विटी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सबसे इजी क्वेश्चन है, मैनेजमेंट फी हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। Altai tend to be more efficiently priced than traditional investments, wrong। Altai is inefficiently priced क्योंकि सर Altai में तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी है, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, राइट, सो दोज आर लेस एफिशिएंट, तो सर दैट विल बी लेस एफिशिएंट प्राइस्ड एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक व्हाट, इक्विटी। रियल स्टेट, रियल स्टेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ Altai, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, Altai fall outside of the definition of long only position in stock, bonds and cash, yes Bura, it fall outside the traditional asset class, yes it falls। Next, option number C, have relatively high correlation of return with those of the traditional investments, no। Altai तो सर अपने इसीलिए प्रेफर करते हैं अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एसेट क्लासेस के अंदर में, क्यों? क्योंकि सर उसका कोरिलेशन क्या होता है, कम। सर फाइन, एक्सेप्शंस आर देयर, ऑब्वियसली एक्सेप्शन जो है वो बात हुआ है sir during covid and all the correlation has what, increased, right, but generally they will have what, low correlation as compared with those of the traditional instruments। so option number C is also wrong, option number A is also wrong, option number B is correct। perfect। so ये था अपना क्लास नंबर 2 ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का रिवीजन कम क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास। आई होप 20 क्वेश्चन से आपको हेल्प हुआ होगा, एटलीस्ट कि जो बच्चा अगर नवंबर के लिए ठीक से नहीं प्रिपेयर कर रहा है, उसको लग रहा होगा कि नहीं यार अब करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होता है। तो प्लीज एक बार ये जो 20 क्वेश्चन है खुद से एक बार अटेम्प्ट करने का ट्राई करिएगा। ऑब्वियसली आपने तो अभी मेरे को सुना है, खुद से एक बार ट्राई करिएगा और पूरा का पूरा टॉपिक को
रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। परफेक्ट, टेक केयर गाइस।